इश्क की दास्तां पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि तिथि को अवार्ड मिला और किस तरह विद्युत और तिथि के बीच एक अनकही कड़ी जुड़ने लगी थी। उसी रात अवस्थी विला में तिथि की उपलब्धि का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर सूर्यवंशी हवेली में विद्युत के दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, तिथि, तिथि और तिथि। अथर्व ने अपने भाई को सोच में डूबा देख चिढ़ाते हुए कहा, भैया इवेंट में कुछ खास हुआ क्या? आप तो बड़े बदले बदले से लग रहे हो। विद्युत ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, वो एक्चुअली थक गया हूँ ना, तो थोड़ा थकावट हो रही है। अथर्व, अच्छा जी, ठीक है फिर तो। अथर्व मुस्कुराते हुए कुछ बुदबुदाता है और कहता है, कुछ तो है भैया जो आप बता नहीं रहे, पर कोई नहीं, हम भी अथर्व हैं, पता तो लगा ही लेंगे। और वहां से निकल जाता। स्थिति के जीवन में तूफान, लेकिन हमेशा सब ठीक नहीं रहता। उसी रात स्थिति को अतीत की एक दर्दनाक घटना ने परेशान कर दिया, जब वह एक बार अपनी सबसे अच्छी दोस्त इशिका को बचाने में विफल रही थी। वह कांप रही थी, ऐंठन और दौरे से पीड़ित थी। एकदम से जब तिथि को महसूस हुआ कि स्थिति को दोबारा दौरा पड़ा है, तो घर में चीख पुकार मच गई। माँ, पापा, दादू, चाचू, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पूरा परिवार दौड़कर आया और स्थिति को देखा। स्थिति के दौरे को नियंत्रित किया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने स्थिति को चेक किया और मनोचिकित्सक से परामर्श करने की सलाह दी। जहां अवस्थी परिवार उसकी ढाल बनकर खड़ा था, मीलों दूर भाग्य एक और संबंध लिख रहा था। दो दिल, एक ही भाव। पुरस्कार समारोह के बाद से ही विद्युत तिथि के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसकी किताब का हर पन्ना ऐसा लगता था मानो तिथि की आवाज उसे फुसफुसा रही हो। उसके शांत स्वभाव को उसकी सादगी में एक अजीब सी शांति मिलती थी। इस बीच अथर्व होने में व्यस्त था। व्यापार का विस्तार करना, सौदे करना, और उसके दिमाग में मिस ऋषिकेश का एटीट्यूड बार बार घूम रहा था। वहीं तिथि स्थिति को लेकर परेशान थी, क्योंकि स्थिति मनोचिकित्सक के पास जाने से बिल्कुल तैयार नहीं थी। स्थिति कहती है, मैं इस जख्म को जब तक भरना नहीं चाहती जब तक उस इंसान को पकड़कर सजा ना दिला दूं। उसकी आंख गुस्से से लाल हो जाती है और तिथि के चेहरे पर एक गहरी टेंशन का भाव आ जाता है। अनएक्सपेक्टेड फैमिली मीटअप। दोनों परिवारों, अवस्थी और सूर्यवंशी परिवार को एक चैरिटी समारोह में आमंत्रित किया गया था। कोइंसिडेंस? नॉब्स, प्योर डेस्टिनी। प्रताप सिंह सूर्यवंशी, विद्युत के दादा, भगवती सूर्यवंशी, विद्युत की दादी, राजवीर सूर्यवंशी, विद्युत के पिता, कविता सूर्यवंशी, विद्युत की माता, और परिवार के बाकी सदस्य सभी समारोह में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ देशराज अवस्थी, तिथि के दादा, वृंदा अवस्थी, तिथि की दादी, शशिकांत अवस्थी, तिथि के पिता, और संध्या अवस्थी, तिथि की माता के समेत सभी परिवार के सदस्य इस समारोह में शामिल हुए। दोनों ही परिवार के सदस्य वहां शामिल थे। समारोह के जरूरी कामों को पूरा कर दोनों परिवार एक दूसरे का परिचय देते हैं और एक साथ बैठते हुए बातें करते हैं। देशराज अवस्थी मुस्कुराते हुए प्रताप सिंह सूर्यवंशी से कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है आपसे और आपके परिवार से मिलके। जोधपुर में रहे तो काफ़ी सालों से रहे हैं और आपका नाम भी बहुत सुना है, पर अच्छे से मिलना या खुलकर बातें आज हो पाई हैं। प्रताप जी कहते हैं कि हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके नाम के चर्चे हमेशा सुने, पर मुलाकात आज यहाँ हुई। ये कहने के बाद प्रताप जी अपने पोते विद्युत को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं, ये हमारा पोता है, दुनिया का सबसे अच्छा न्यूरोसर्जन। विद्युत देशराज जी के पैर छूता है। देशराज जी कहते हैं, आपके संस्कारों की प्रगति है ये बच्चे प्रताप जी। विद्युत मुस्कुराता है और वहीं उनके बगल में बैठ जाता है। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। महिलाओं ने अपना एक ग्रुप बनाकर बैठकर बातें करनी शुरू कर दी थी और पुरुषों ने बिजनेस, पॉलिटिक्स की बातें शुरू कर दी थी। इतनी ही देर में तिथि सीधी एक अनाथालय से आ रही थी। वह हर रविवार वहां बच्चों से मिलने जाती है। नीली चिकनकारी कुर्ती और दुपट्टे में सादगी और शांति की मूरत बनी।
वह एक चमकती मुस्कान के साथ इवेंट में प्रवेश करती है। संध्या अवस्थी बोली, लो हमारी बड़ी बेटी तिथि भी आ गई। जैसे ही तिथि परिवार के पास पहुंचती है, देशराज अवस्थी तिथि को सूर्यवंशी परिवार से मिलाते हैं और कहते हैं, ये है हमारी बड़ी पोती, सर्वश्रेष्ठ लेखिका। भगवती सूर्यवंशी कहती है, बहुत प्यारी बच्ची है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, मिलकर बहुत अच्छा लगा। तिथि मुस्कुराती है। सभी लोगों में एक ही चेहरा था जो तिथि को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ सोच रहा था कि जिस लड़की को हर पल अपने सपने में देखा, आज उसे दोबारा देखने का मौका मिला। क्या ये महज एक संयोग है? जब विद्युत के दिमाग में ये सवाल चल रहा था, तभी तिथि हॉल में नज़र घुमाती है और उसकी नज़र उसके दादाजी के साइड में बैठे हुए विद्युत पर पड़ती है। तो वो आश्चर्य से बोलती है, मिस्टर सूर्यवंशी, आप यहाँ? तभी देशराज अवस्थी तिथि से पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें जानती हो? तिथि कहती है, हाँ दादाजी, ये वही है जिन्होंने मुझे पुरस्कार दिया था। पीछे से आवाज़ आती है, अच्छा वही जिनकी तारीफ आप अवार्ड वाले दिन कर रही थी। ये आवाज़ है तिथि के चाचा आदेश अवस्थी के इकलौते बेटे अद्विक अवस्थी की, जो लगभग 15 साल का है। अद्विक की बात सुनते ही तिथि की आंखें बड़ी हो गई और विद्युत के मन में जैसे लड्डू फूटने लगे। तिथि के लिए चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है तो वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बैठ जाती है। सभी मुस्कुराते हुए दोबारा बातें करनी शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में खाने का समय हो गया था तो सभी खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। तिथि भी सबके साथ ही खाने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो धीरे से साइड में बालकनी की तरफ चली गई ताकि विद्युत से उसकी मुलाकात ना हो सके, क्योंकि अब विद्युत से मिलने में उसे अजीब लग रहा था। लेकिन विद्युत ने नोटिस कर लिया था तो वो बालकनी में आइसक्रीम लेकर चला जाता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो जानता ही नहीं था कि तिथि बालकनी में है और कहता है, मिस तिथि, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको खाना नहीं खाना? तिथि कहती है, वो नहीं, मुझे भूख नहीं है। विद्युत कहते हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको मेडिसिन दे सकता हूँ। तिथि कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दरअसल थोड़ा अजीब हो गया था तो मैं आपसे ही बच रही थी। विद्युत हल्का मुस्कुरा कर कहता है, हमें अच्छा लगा कि आपने हमारी तारीफ की। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक बजा। बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या? तभी वहाँ अद्विक आ जाता है और कहता है, हेलो बडी, मेरा नाम अद्विक है और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, और आप? विद्युत अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि आई एम ए न्यूरो सर्जन। और ऐसा करते करते तीनों, अद्विक, तिथि और विद्युत, बातें करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अथर्व और स्थिति दोनों ही समारोह में देर से आते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते से चैरिटी गाला की तरफ आ रहे थे, लेकिन पार्किंग में सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट बचा था और दोनों की गाड़ी आमने सामने खड़ी थी। अब दोनों में एक पार्किंग स्पेस को पाने की जंग शुरू हो गई थी। स्थिति बोली, सुनिए मिस्टर सूटबूट, ये पार्किंग पहले मैंने स्पॉट किया है तो मेरी गाड़ी यहाँ पार्क होगी। अथर्व चश्मा उतारते हुए बोला, ओ लेडी सिंघम, स्पॉटिंग और पार्किंग में फ़र्क होता है। पार्किंग जब मानी जाएगी जब आपकी कार पार्क हो चुकी हो, और आपकी कार अभी तक पार्क हुई नहीं है, तो आप अपनी कार रिवर्स कर लीजिए क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है। सिद्धि, कार तो अभी तक आपकी भी पार्क नहीं हुई है, और हाँ, रही बात पीछे हटने की, तो वो मैंने कभी सीखा ही नहीं, इसलिए आप ही पीछे हट जाओ। अथर्व, आज अगर मैं कार पार्क करूँगा तो यहीं करूँगा, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। स्थिति, आप जैसे झगड़ालू लोगों की वजह से ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट परेशान है। अथर्व, और आप जैसी लेक्चरर की वजह से ज़िंदगी में अशांति है। उन दोनों को लड़ते लड़ते लगभग आधा घंटा हो गया था।
तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है। सर, मैम, प्लीज़, इवेंट अब बस ख़त्म ही होने वाला है। 5 मिनट में सब बाहर आ जाएंगे और पार्किंग ही पार्किंग होगी, तो आप बस 5 मिनट का वेट कीजिए और प्लीज़ लड़िए मत। गार्ड की बात सुनते ही दोनों को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, क्योंकि दोनों ने इवेंट मिस कर दिया था। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्से में मुंह बनाते हैं और अपनी अपनी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अवस्थी हाउस में स्थिति अपने कमरे में तड़ाते हुए घूम रही होती है और तिथि कमरे में आती है और देखती है कि स्थिति गुस्से में इधर उधर घूम रही है। तभी वो पूछती है, आज इवेंट में क्यों नहीं आए मैडम आप? स्थिति तिथि को देखकर बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती है, क्या बताऊं दीदी, था एक मिस्टर लड़ाकू, पार्किंग किंग बना फिरता है, गाड़ी वाड़ी चलाने नहीं आती। मैंने तो सोच लिया अगली बार उसकी टायर पंचर करके आऊँगी। तिथि ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कहती है, मेरे लड़ाकू विमान, शांत हो जाओ, और फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। वहीं सूर्यवंशी हाउस में अथर्व अपने कमरे में गुस्से से अपने पैरों में से बूट्स निकाल रहा था। तभी विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, छोटे, क्या बात है, आज इन जूतों को मार ही डालने का इरादा है क्या? अथर्व, क्या बताऊं भैया, वो ऋषिकेश वाली लड़की याद है? विद्युत बोला, हाँ याद है, क्यों? अथर्व, हाँ वही, आज उसने पार्किंग एरिया को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा था। सीरियसली, वहाँ पूरा महायुद्ध छिड़ रखा था, और वो भी एक पार्किंग एरिया के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे पार्किंग एरिया नहीं, लाल किले का तख्त हासिल करने आई हो। अगर गार्ड नहीं बता इवेंट ख़त्म हो गया तो यकीन मानो अभी भी हम दोनों वहीं युद्ध भूमि में खड़े होते, अपने हाथों में तलवार और भाला लिए। सीरियसली, इतना एटीट्यूड, मतलब ऐसा लगता है घर में नहीं अखाड़े में पली है। सीरियसली मुझे समझ नहीं आता उसको परिवार से कैसे झेलता होगा। रोज़ घर में किसी ना किसी के साथ WWF चालू रखती होगी। नाश्ते में अगर चाय नहीं मिला तो हंगामा कर देती होगी। दोपहर में खाना के साथ रायता नहीं मिला तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देती होगी। अथर्व की बातें सुनकर विद्युत जोर जोर से हंसने लग जाता है और दोनों भाई ठर्राके लगा के हंसने लग जाते हैं। दूसरी ओर दोनों परिवार में अनजाने में एक रिश्ता, एक जंग, एक मुस्कान जन्म ले चुकी है। रिश्ते जो आगे चलकर सिर्फ नाम नहीं, किस्मत भी बदलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या तिथि और विद्युत अब दोबारा मिल पाएंगे? क्या अथर्व को स्थिति कौन है ये पता लग पाएगा? क्या होगा जब विद्युत को पता लगेगा कि तिथि और स्थिति दोनों बहनें हैं? ये जानने के लिए इंतज़ार करें हमारे अगले पार्ट 3 का।